जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग एएलपी का सेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका 23/1/2019 एएलपी मेंस थर्ड शिफ्ट का सवाल है। अच्छा सवाल है। अभी तक जितना भी मैंने सेट को देखा है सबका लेवल लगभग मतलब एक ही जैसा है भाई। इस फेज में जो भी एग्ज़ाम हुआ है एएलपी का हर एक शिफ्ट का लेवल एकदम सेम है। और अगर हम शिफ्ट वाइज देखें ना तो एक दिन बिल्कुल एक जैसे सवाल पूछे गए हैं अभी तक जो मैंने देखा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि कैसा लेवल आता है, लेवल बढ़ता है कि घटता है। तो कीप सपोर्ट बिल्कुल करते रहिए। आपको हम एग्ज़ाम से पहले तक, एग्ज़ाम से आप यूँ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम से बहुत पहले तक हम आपका लगभग सारा का सारा सेट डिस्कस कर लेंगे। और आप एक बात समझ लीजिए, जब आप टोटल सेट ईमानदारी से पढ़ जाएंगे ना तो एग्ज़ाम में ना 15-17 सवाल ऐसे ही बन जाएगा। एक बात आप दिल दिमाग गुर्दा में बिठा लीजिए एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप सारा सेट पढ़ जाएंगे या खुद से ही आप पढ़ जाएंगे ना तो भी आपका 15 से 20 सवाल ऐसे ही बन जाएगा बिना माथा पच्ची किए हुए। क्योंकि जैसे आप इतना सारा सेट लगा लेंगे ना तो आपको बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद पढ़ते पढ़ते। क्योंकि प्रैक्टिस में ना बहुत ताकत होता है। प्रैक्टिस करिए, जम के प्रैक्टिस करिए, चाहे वो आपका जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, हर एक चीज़ में हर एक चीज़ को आप एकदम प्रैक्टिस में लाइए। एकदम डे टू डे आप ना उसको रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे आप खाना समय से खा लेते हो, खाना आप समय से खा लेते हो, वैसे ही आप समय से अपना सारा काम, आप समझिए कि आपके लिए पूजा यही है। अभी पूजा, भक्ति, श्रद्धा, वंदना जो भी है सब यही है, पढ़ाई है, आपका कर्म अभी यही है कि आप जो है अपना अध्ययन अध्यापन में रात दिन व्यस्त रहें। इसके बजाय कि कब वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, भाई वैकेंसी का आना एकदम तय है। इस बार आएगा तो आएगा, अब देख लीजिएगा। अब देखिए, सरकार के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। सरकार ना एक सिस्टम से चलता है, बहुत बड़ा सिस्टम है। और इस सिस्टम में बहुत छोटा प्रोसेस है जो कि सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद ही कोई काम होता है। ऐसे नहीं कि हम लोग बोल दिए कि आज वैकेंसी चाहिए तो आज दे देगा, नहीं। सब कुछ का एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, उसमें वक्त लगता है। और इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं। मान लेते हैं कि आज के आज हम लोग पूरा हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, क्या हो जाएगा। सब कुछ सिस्टम से होता है और भाई कुछ एजेंडा भी होता है, तो उधर हम लोग को नहीं जाना है। आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सीधा आपको ना पढ़ने पे ध्यान देना है। और एक बात सुन लीजिए कि हम लोग इतना मेहनत से आपको कंटेंट दे रहे हैं अभिषेक सर, हम भाई आप लोग देखते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो। दिखता है, सब कुछ दिखता है हम लोग को कि आप लोग मैक्सिमम लोग कितना वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं। हम लोग को सब कुछ दिखता है भाई, पूरा देखो वीडियो को। और किनका वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं ना वो भी हम एक दिन आपको बताएंगे बहुत अच्छा से। किनका वीडियो देखते हैं आप अभी नहीं बताएंगे कि भाई उनका व्यू लाइक मतलब देख के दिमाग हिल गया मेरा। इतना व्यू, इतना लाइक क्यों मैडम जी, क्यों? बताएंगे आपको एक दिन। आ जाते हैं सवाल पे, ठीक है। देखते हैं एक एक सवाल। थोड़ा आप लोग सपोर्ट दीजिए भाई। टीसीएस चाहे किसी भी तरीका का पैटर्न इंट्रोड्यूस कर ले, आपका सिलेक्शन होना तय है अगर आप मेहनत करेंगे मेरे साथ। तो आप टीसीएस को भूल जाइए। टीसीएस एक फोबिया है, आप उसको हटा दीजिए। टीसीएस ये है वो है, आप सब कुछ हटा दीजिए। आप सीधा अपना मेहनत पे, कंटेंट पे, और हम लोग जो आपको कंटेंट देंगे, अभी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मॉडल सेट लगाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाएंगे। टीसीएस किस लेवल तक जा सकता है उस लेवल को हम लोग टच करके ही रहेंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। और भाई जिनको अभी टाइम देखना है कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप लोग के पास से जब वीडियो जाएगा ना तो आप देखिए अभी टाइम क्या हो रहा है, किनको दिख रहा है। देखिए
1:57 हो रहा है रात के, ठीक है, 1:57 हो रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, 4 सवाल आराम से समझिए। ठंड ज़्यादा है, ठंड रहने दीजिए, अपने अंदर नौकरी का गर्मी लेके आइए, ठीक है। ठंड खुद ब खुद भाग जाएगा। जैसे कि मैं अभी रात के 2 बज रहे, फिर भी करना है काम तो करना है, मेहनत करना है तो मेहनत करना है। मेहनत में सर्दी, गर्मी, बरसात, जाड़ा नहीं देखा जाता है। मौसम तो आएगा जाएगा, आपका समय एक बार अगर गया तो दोबारा नहीं आएगा, ये बात आप लिख लीजिए। पहला सवाल देखिए, कहता है इफ़ साइन थीटा, अच्छा हिंदी भाई के लिए, इफ़ मतलब यदि साइन थीटा इक्वल टू 15/7 देन, तो कोट थीटा बराबर क्या। साइन थीटा का वैल्यू 15/17 दिया है, तो आपसे कोट थीटा का वैल्यू पूछा गया है। इस सवाल को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक बताते हैं। अगर आप ट्रिपलेट भूल गए, कंसेप्ट भूल गए, तो कैसे सवाल को तोड़ेंगे। क्या हम लोग सवाल को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल को छोड़ना आदत नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं भैया राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और इस एंगल को हमने माना थीटा। ये हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। हिंदी वालों के लिए H फॉर हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण, B फॉर बेस, हिंदी में आधार, P फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। ये तीन साइड होते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, 3 साइड, और तीनों साइड का नाम ये होता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। शेष जो 2 साइड बचा, शेष जो 2 लेग हमारा बचा, इनमें से आप किसी को लंब या आधार मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू सवाल या अपने अनुसार, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा। देखिए, ये एंगल को हमने माना थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू 15/17 दिया है। क्या आपको मालूम है कि साइन किसका अनुपात बताता है? साइन जो है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। साइन जो है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या लंब बटा कर्ण। ये चीज़ अब आप समझ गए। देखिए, साइन थीटा जो है लंब और कर्ण का अनुपात बताता है। इसका मतलब P/H, P मतलब 15 और H मतलब 17। अब जी यहाँ से बेस हमें मालूम नहीं है, ठहरिए। जिनको ट्रिपलेट पे पकड़ है वो तो आसानी से तोड़ देंगे, ये सवाल कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि सर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं भैया, बहुत भाई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनको भी समझाना है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, बेस हम कैसे निकालेंगे, तो इसका 2 तरीका है। अगर आपको ये याद है कि 8, 15 और 17 हमारा ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो वो समझ जाएंगे कि बेस हमारा क्या है, 8 है, और कोट थीटा, कोट जो है बेस और परपेंडिकुलर को बताता है। कोट जो है लंब और आधार और लंब के अनुपात को बताता है, तो वो कहेंगे 8/15 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जनाब रुकिए जरा, जिनको नहीं मालूम है, जो कंसेप्ट भूल गए, जिनका ये चैप्टर वीक है, उनको कैसे समझाएंगे हम, तो उनको पहले बेसिक समझाएंगे। तो अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड PBH में 2 साइड है P और H है, B कैसे निकालेंगे। रुकिए जरा जनाब, आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम कि कहता है कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये पाइथागोरस महोदय ने निकाला है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब देखिए जनाब, कर्ण आपका क्या है 17, 17 का स्क्वायर कितना 289, बराबर P आपका क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस B निकालना है गुरुजी।
289 में 225 गया तो यहाँ कितना बचा 64। ये बी स्क्वायर का वैल्यू सर क्या बचा 64। हमें बी का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो बी बराबर कितना आ गया जनाब 8 आ गया। बी बराबर कितना आ गया 8। अब देखिए बेस हमें क्या मिल गया 8 मिल गया। अब आप कहेंगे कि पूछा कोट थीटा। अब आपको मालूम होना चाहिए कोट जो है वो आपका बेस और परपेंडिकुलर का अनुपात बताता है। इसका मतलब कोट थीटा इक्वल टू पी बटा बी, आधार बटा लंब। आधार हमारा 8 है और लंब हमारा 15 है तो 8 बटा 15 हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। दोनों तरीका मैंने आपको बताया। देखिए इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में कुछ चीज़ें ना आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे कि बहुत सारा ट्रिपलेट जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आप ना उसको याद रखिएगा तो बहुत आसानी से सवाल आपका टूटेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। आते हैं इस कंसेप्ट पे। इस शिफ्ट में ट्रिगोनोमेट्री से 3 सवाल है। 2 सवाल तो आइडेंटिटी से है, एक सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस से, मतलब 3 सवाल ट्रिगोनोमेट्री से है डायरेक्ट। ठीक है, तो भैया ये तो आप समझ गए, देख लीजिए। अब आते हैं सेकंड नंबर सवाल पे, तो इसको हटाना होगा। अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इसका हम लोग आंसर दे चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखिए दूसरा कहता है कि सेक 45 डिग्री माइनस 10 60 डिग्री बराबर कितना। 4 ऑप्शन 1 2 3 और ये 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। इस सवाल को करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री में जो टेबल दिया रहता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सारा का सारा वैल्यू आपको याद होना चाहिए। हर एक आइडेंटिटी का, साइन का, कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कोट का, वो भी डायरेक्ट आपके लिप पे होना चाहिए। तो एएलपी वालों आप याद कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है। अब वहाँ पे आप कहाँ ढूंढेंगे, और अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं रहता है। ठीक है, सीबीटी मोड है ये, कंप्यूटर बेस्ड है ये। ठीक है, देखिए सेक 45 डिग्री, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू होता है √2 माइनस 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। भाई बहुत लोग जो निकाल लिए होंगे ना वो भी इसमें मिस्टेक कर गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन ही इसी तरीका से दिया है। आपका आया √2 माइनस √3, तो ये सेम ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। यहाँ है माइनस √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस 2 और √3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ देखना है कि √3 जो है माइनस में है और √2 क्या है प्लस में है। ये चीज़ आपको ढूंढना है, तो आपको ना पहला ऑप्शन में ये चीज़ दिख जाएगा, ये चीज़ आपको दिख जाएगा। तो आप ये सवाल भी समझ गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना प्यारा प्यारा सवाल पूछा है यार। एक बात ना हमेशा ध्यान रखना मेरा, कि अभी जो बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग हैं, देखिए किसी का नाम नहीं लेना है, सब अपने अपने जगह बेस्ट है, लेकिन एक मार्केटिंग है, मार्केट से पैसा उठाना है। जिन लोगों को जो भी है बहुत अच्छा है, सबका अपना अपना काम है भैया, अपना अपना जीने का ढंग है। वो लोग करते क्या है कि बच्चों को ना बड़ा बड़ा सवाल, टेढ़ा टेढ़ा सवाल सेट करके, जो कि आसानी से एक लाइन में बन जाता है, उनको दिखा के आपको डरा देंगे। भैया ये अगर नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कद्दू नहीं होगा। प्रीवियस ईयर सेट को धकेलो बढ़िया से, तोड़ो इसको बढ़िया से, मेहनत से कंसेप्ट समझो, एग्जाम का पैटर्न समझो और जाके ठोक दो। ठीक है, बहुत हाई फाई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस बेसिक एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम एकदम निकलेगा, कोई नहीं रुकने वाला है, आपको कहीं किसी से पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड कहता है कि इफ़ यदि x बराबर √125 इंटू √30 इंटू √6 देन, तो x का मान क्या है।
x का मान क्या है। कितना आसान सवाल है, घातांक और करनी का सवाल है। एक बात बताइए, रूट 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 तीनों रूट मल्टीप्लाई में है। क्या आपको घातांक और करने में ये चीज़ याद है कि अगर रूट m इंटू रूट n दिया है, दोनों का घात सेम है, तो क्या हम इन दोनों को एक छत के नीचे रूट m इंटू रूट n नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा दिया है तो ऐसा लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। क्या ये यही चीज़ नहीं है भाई? कुछ नहीं करना है। क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट 125? क्या रूट 125 को रूट 5 गुना रूट 5 गुना 5 इंटू 5 इंटू 5 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इंटू रूट 36, रूट 36 को क्या लिख सकते हैं? रूट 5 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 को क्या लिखेंगे? रूट 6। अब आप जरा ध्यान दीजिए, इनका करनी कितना है, यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे घात 2 होता है। 2 को नहीं लिखा जाता है, 2 से ऊपर जो होता है उनको हम लोग लिखते हैं 2 क्या रहता है? साइलेंट रहता है, ठीक है, छिपा हुआ रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर जोड़ा में से, हर सेम जोड़ा में से एक को बाहर निकालना है। तो 5 गुना 5 के लिए 5, 5 गुना 5 के लिए 5 और 6 गुना 6 के लिए 6, 5 बचे 25 और 25 छके 150। क्या आ गया इसका आंसर? आ गया। क्या आ गया इसका आंसर? आ गया। समझ में आया ये चीज़? इस कंसेप्ट पे था ये। आप इस चीज़ को मेरे साथ घातांक और करने में पढ़ सकते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कितना प्यारा प्यारा सवाल है भाई, देखो ध्यान से, एकदम आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भैया इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53। इफ़ मतलब यदि, ये सवाल ना भाई, ये सवाल ना हर शिफ्ट में है, हर शिफ्ट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर शिफ्ट में 1 2 1 2 और सबसे बड़ा बात सेम पैटर्न पर, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं और डिजिट भी सेम है, डिजिट भी सेम रखा है हर जगह, बस वो इधर उधर कर दिया है, ठीक है। कहता है इफ़ यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 53 एंड मतलब और a इंटू बी इक्वल टू 14, ए बी इक्वल टू 14, देन तो a प्लस बी बराबर कितना? a प्लस बी बराबर कितना? देखिए a और b को मल्टीप्लाई करके a गुने b बराबर क्या लिखा है? 14 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या लिखा है? 53। आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरा रुकिए, आप जरा रुकिए, बेसिक मेथड भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। 14 को अगर हम 2 फैक्टर में तोड़ें तो क्या 7 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब इसके अनुसार a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 है। अगर यहाँ ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाता है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 53 हो जाता है, तब तो a का वैल्यू और b का वैल्यू 7 और 2 आ गया, ठीक है। एक बात और समझिए, हम a की जगह पर 7 लिखे हैं और b की जगह पर 2 लिखे हैं। अगर आप a की जगह पर 2 और b की जगह पर 7 लिखेंगे तब भी ये चीज़ यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक है। क्या a स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना? 49, b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 49 और 4 कितना? क्या 53 नहीं होता है? सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब a 7 है और b 2 है, या a 2 है और b 7 है, क्योंकि इधर पूछा भी है प्लस में। माइनस में पूछता तब हम ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन पॉजिटिव है कि ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो a 7 है और b 2 है, तो 7 प्लस 2 कितना जनाब? 9। कितना? 9। कितना आया? 9 आया, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसको हम बेसिक से कैसे तोड़ सकते थे, ठीक है। देखिए क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 53 दिया है और ए बी बराबर 14 दिया है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है? पूछा क्या है? a प्लस बी। क्या आपको ये मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ सॉरी ये नहीं दिया है, ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है। क्या आपको ये चीज़ मालूम है? बोलेंगे सर ये चीज़ हमें मालूम है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है 53 प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या दिया है 14। अब आप जरा ध्यान दीजिए, 53 और 14 दूना कितना 28, 53 और 28 8 3 11 है ना, इसमें 3 जोड़िए 31 50 एक कितना हो जाएगा 81, 53 28 81। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है बाबू 81। हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, a प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो a प्लस बी बराबर कितना रूट 81, और रूट 81 का वैल्यू कितना प्लस माइनस 9, प्लस माइनस 9। इसका मतलब ऑप्शन में क्या है 9 है। क्या है ये 9 है, क्या है 9। तो आप इस बेसिक से भी जा सकते हैं, ये आपका बेसिक हुआ, लेकिन अगर आप वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई अगर करवा लेते हैं तो ये अति उत्तम होता है आपके लिए। तो ये 4 के 4 सवाल आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देख लीजिए एक बार, एकदम प्यारा प्यारा सवाल था। इसमें अगर 4 सवाल हम एग्जाम अगर कोई बनाता है आप लोग, तो आप इसमें 4 सवाल में मुश्किल से आप ना 1.5 से 2 मिनट काफ़ी था, 1.5 से 2 मिनट काफ़ी था आपका, ठीक है। लेकिन आप अगर 4 मिनट भी ले लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़, देखिए 2 सवाल, पहले इसको देखिए। कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ मोटरसाइकिल टू कवर 100,000 मीटर विथ द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरसाइकिल जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 मीटर की दूरी तय करती है, तो समय कितना समय वो लिया मोटरसाइकिल। देखिए चारों के चारों ऑप्शन आपका सेकंड में दिया है। देखिए एग्जाम देने का बहुत मतलब होता है, आपको एक एक चीज़ पे गौर करना होगा। अगर समय आपका सेकंड में दिया है तो स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए और डिस्टेंस आपको मीटर में चाहिए। अगर समय सेकंड में दिया है तो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए और डिस्टेंस आपको मीटर में चाहिए। आप ना इस यूनिट को समझिए कि अगर आपका टाइम जो है आवर में है ना, तो आपको डिस्टेंस किलोमीटर में और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर जो है आपको ये तीनों यूनिट एक साथ चाहिए, सेम, ठीक है। आप इसको ना याद रखिए। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में दिया है, या इसको लिखिए कि अगर आपका टाइम सेकंड में दिया है तो मीटर आपको मीटर में चाहिए, डिस्टेंस आपको मीटर में चाहिए और स्पीड जो है आपका मीटर पर सेकंड में आएगा। इसको ना आप याद रखिए, ये ना यूनिट सेम होना चाहिए हमेशा। कई लोग इसी में फंस जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है। याद रखिए कि अगर टाइम आपका आवर में दिया है तो डिस्टेंस आप जो है किलोमीटर में नापेंगे और स्पीड जो होगा, जो आपका स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर होगा। अगर टाइम आपका सेकंड में दिया है तो डिस्टेंस आप मीटर में जाएंगे और स्पीड जो है आपका मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। इस यूनिट को आप याद रखिए। अब ये आपको याद हो गया। देखिए 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। देखिए यहाँ टाइम हम खोज रहे थे मीटर पर सेकेंड में, लेकिन दे दिया है किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब ये है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होना मेरे भाई, तो आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बात और यहीं पे आप सीख लीजिए कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में देखिए यहीं पे तो है,
यहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। इसको दोबारा क्यों लिखना है, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मीटर पर सेकेंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चीज़ आप याद रखिए। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो मीटर पर सेकेंड में 18/5 से मल्टीप्लाई, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो किलोमीटर पर आवर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़ आपको बताएंगे, लेकिन देखिए सब कुछ का एक समय होता है। आप अभी ये जानिए, ये आप चीज़ समझ गए। अब आप देखिए, अब आप समझ गए कि इसमें करना क्या है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम जब तक चेंज नहीं करेंगे हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। देखो भाई, तो हमसे पूछा है समय, टाइम पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। समय दूरी क्या दिया हुआ है 1000 मीटर, क्या दिया हुआ 1000 मीटर, बटा डिस्टेंस क्या दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो इसी को ना मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। अभी हम क्या बोले, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18, इसका मतलब 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 दूना 36, 18 दूना 36, नीचे देखिए क्या आया 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। इसका मतलब जिनको नहीं समझ में आया वो ऐसे लिख लीजिए 1000/100, 0 से 0 कट गया, क्या मिला 100, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में क्या हो गया स्पीड हो गया। तो क्या हो गया ये 100 सेकेंड, सॉरी 100 सेकेंड हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आया, एकदम मस्त वाला सवाल था, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। भाई देखो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप ये चीज़ समझ गए। आगे बढ़ते हैं, डस्टर नहीं है, नीचे गिर गया है तो इसको हाथ से ही मिटा देते हैं, ठीक है। मेहनत करो भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, बिना मेहनत के आपको भोजन भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना में मेरा ये सवाल बन जाएगा। अब इस सवाल पे आते हैं, टाइम एंड वर्क से सवाल है। कहता है कि A takes 10 days to complete 2/5 work, B takes 10 days to complete half of the same work. They started together after 5 days A left. B completed the rest work dash days. कितना दिन लेगा, हिंदी में समझा देते हैं। ए जो है 10 दिन में 2/5 भाग काम करता है, बी आधा भाग काम करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, फिर ए चला गया, शेष काम बी कितना दिन में करेगा। एकदम आसान सवाल है। तो सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क में क्या चाहिए भाई, आप ये खोजेंगे कि हमको ये बता दे कि कोई व्यक्ति पूरा काम कितना दिन में करता है। इससे आप कोई भी आंसर दे सकते हैं आसानी से। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए के बारे में बोला है कि 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो आप यहाँ चाहेंगे कि भाई ए पूरा भाग कितना दिन में, पूरा काम कितना दिन में, तो ये ऐसे निकलेगा। देखिए समझ में, ये इसका है ना, देखिए यहीं पे लिखते हैं ना, ए जो है ए के बारे में कहता है कि 2/5 भाग करता है 10 दिन में। तो काम का 2/5 भाग, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 में 2 भाग करता है 10 दिन में, 5 में 2, 5/2 का मतलब क्या, 2/5 का मतलब क्या है कि 5 में 2 काम, तो 5 में 2 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम कितना दिन में, 5 दिन में। अगर 2 काम में 10 दिन लेता है, अगर 2 यूनिट काम में 10 दिन लेता है तो पूरा 5 यूनिट काम करने में कितना, 2 यूनिट में 10 दिन, तो 1 यूनिट में कितना 5 दिन, तो पूरा 5 काम करने में 5 बच्चे कितना लेगा 25 दिन, कितना लेगा 25 दिन, ठीक है। आप इसको एक नियम से भी निकाल सकते हो। इसका मतलब ए जो है कंप्लीट काम करने में कितना लेगा 25 दिन। बी के बारे में बोला है कि बी जो है आधा काम करता है 10 दिन में,
आधा काम करता है। देखिए इसको आप यहाँ से समझिए, 2 में से 1 काम करता है 10 दिन में। अगर एक काम का 1 भाग करने में 10 दिन लेता है, इसका मतलब काम का दोनों भाग पूरा करने में 20 दिन लेगा। 2 में से 1 भाग 10 दिन, तो पूरा दोनों भाग 20 दिन। इसका मतलब बी जो है पूरा काम 20 दिन में करेगा। लगा दीजिए अपना मेथड। ए जो है लेता है 25 दिन और बी जो है लेता है 20 दिन। तो भैया 20 और 25 का एलसीएम कितना? एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए खटाक से, ठीक है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना? आप कहेंगे सर 20 और 25 का एलसीएम दोनों 100 पे मिलेंगे। 25 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, तो 20 और 25 का एलसीएम 100। और जो नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होता है वो हमारा टोटल वर्क होता है, ये बात आपको मालूम है। तो मान लेते हैं कि 100 रोटी खाना ही काम है, इन दोनों को 100 रोटी खाना है। अब समझिए, ए जो है 25 दिन लेता है 100 रोटी खाने में। ए जो है 25 दिन लेता है 100 रोटी या 100 समोसा खाने में, ठीक है। अगर ये 25 दिन में 100 समोसा खाता है तो हर दिन कितना समोसा खाएगा? बोलेंगे कि 100 भागा 25, 4 समोसा खाएगा हर दिन। अब ए जो है 4 समोसा हर दिन खाएगा, इसका मतलब इसका क्षमता है। अब इसको आप लोग अपने हिसाब से मत ले लीजिएगा कि सर हम तो 20 समोसा खा जाते हैं। तो भाई 20 समोसा खाना आपका क्षमता है, आप 20 से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, ठीक है। कोई कहेगा सर हम शादी पार्टी में गए थे 100 रसगुल्ला चबा गए, तो भाई अब तो 100 रसगुल्ला खाना आपका क्षमता था, उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो जो आप कर सकते हैं जितना मैक्सिमम, वही आपका क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है। कोई रात भर पढ़ सकता है तो उसका क्षमता है। कोई 1 घंटा में ऐसे ऐसे होने लगता है डिंग डोंग, तो वो उसका क्षमता है, ठीक है। तो ए जो है 4 समोसा खा सकता है, तो 4 इसका क्या क्षमता हो गया। बी जो है 20 दिन लेता है 100 समोसा खाने में, इसका मतलब हर दिन कितना खाएगा? 5 समोसा खाएगा। तो बी का क्षमता क्या हो गया? 5 हो गया। अब ध्यान दीजिए, दोनों साथ में काम स्टार्ट किया और 5 दिन मिलकर काम किया, दोनों मिल के। देखिए तो दोनों मिल के कितना खा सकता है? 5 और 4, 4 और 5 9 खा सकता है। कितना खा सकता है? 9 खा सकता है। 4, ए खाएगा 4 और बी खाएगा 5, दोनों मिलके एक दिन में 9 खा सकता है। तो भाई 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक कितना खा गया भाई? 9 बचे 45, तो 100 में से 45 तो खा गया, कितना बचा? 55 बचा। अब जो है ए बोला भैया हम चले, हम हो गए सरेंडर, अब हमसे काम होगा नहीं। बी बोला ठीक है तुम जाओ, बाकी काम को हम निपटा देंगे। तो कितना काम बचा था गुरु? 55 समोसा खाना बच गया था। खाएगा कौन? बी खाएगा। बी कितना खा लेता है? 5 खा लेता है हर दिन। अगर 5 हर दिन खा लेता है तो 55 खाने में कितना लेगा? बोलेंगे कि सर 55/5, 55/5 मतलब 11 दिन वो समय लेगा 55 समोसा खाने में। 55/5 कितना? 11 दिन का समय लेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? एकदम आसानी से समझ में आया, ठीक है। देख लीजिए एक बार भाई, ऐसा नहीं है कि हम आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक बता रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे इतना ट्रिकबाज है, इतना लोग ट्रिक बता रहे हैं कि आप सही मानो तो स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है कि किसका फॉलो करें, किसको छोड़ें, और हम एग्ज़ाम में किसको अप्लाई करेंगे। हर एक चीज़ को लोग कई तरीक़ा से बता रहे हैं, सब टोटल कंफ्यूज्ड है। आप ये चीज़ सोचिएगा शांति से। स्क्वायर निकालने का कितना तरीका है, कोई ऐसे बता रहा है, कोई ऐसे बता रहा है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से। स्टूडेंट कंफ्यूज है, किसका देखें। तो आप जो समझ सकते हैं, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वही चीज़ फॉलो करिए जिससे आप जल्दी बना सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप कैसे बनाएंगे? तो भाई सबसे बड़ी बात है कि आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक आपको आना चाहिए, बात को समझिए, ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सवाल। फिर से आपका सवाल है पाइप और टंकी से, और ये एक सवाल है CI को। इसको मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि इसको आप इस फॉर्मेट में समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाइप A and B fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively.
पाइप ए और पाइप बी जो है टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं अकेले अकेले, ठीक है। 4 मिनट के लिए दोनों को चालू किया जाता है। दे स्टार्टेड फॉर 4 मिनट, 4 मिनट के लिए दोनों को चालू किया जाता है। एंड देन ए क्लोज्ड, ए को बंद, 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। पूछता है कि टंकी को पूरा भरने में बी कितना समय लेगा। ऑप्शन यहाँ लिखा होगा 6 मिनट, 21/4 मिनट, 7 मिनट और 20/3 मिनट। तरीका टाइम इन वर्क वाला ही रहेगा, वही है, क्योंकि दोनों पाइप यहाँ पे पॉजिटिव काम कर रहे हैं, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ए जो है लेता है 12 मिनट और बी जो है लेता है 16 मिनट। अब एक बात बताइए कि 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा गुरुदेव? तो आप कहेंगे सर 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। दोनों पहली बार 48 पे मिलेंगे। एलसीएम मतलब क्या कि 2 नंबर या 3 नंबर पहली बार कहाँ मिलेंगे। ये 12 से आएगा 4 बार में और ये 16 से जाएंगे 3 बार में। 48 पे ये दोनों पहली बार मिलेंगे, ठीक है। आगे भी ये लोग बहुत बार मिलेंगे, इन्फिनिटी बार मिलेंगे, लेकिन पहली बार जब मिलेंगे वो मेरा होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसीलिए पहला वाला टर्म एलसीएम लेते हैं। आप इसका दूसरा तीसरा वाला भी ले सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 मिनट में 48 काम करता है ए और 16 मिनट में 48 काम करता है बी। तो अगर 12 मिनट में 48 काम करता है तो हर मिनट कितना काम? 12 × 48 4 काम। 16 मिनट में 48 काम बी, तो हर मिनट 16 × 48 3 काम। ये दोनों जो है ये हर मिनट 4 काम और ये हर मिनट 3 काम करता है। कहता है कि दोनों 4 मिनट के लिए चालू किए गए। भाई एक बात बताओ कि दोनों एक साथ काम करेगा 1 मिनट, तो कितना काम हो जाएगा? 4 और 3 7 काम हो जाएगा 1 मिनट में। तो 4 मिनट में कितना? 7 चौके 28। तो 48 में 28 काम तो हो गया, कितना काम बच गया? बोलेंगे सर आपका 20 काम बच गया, 20 काम बच गया। भाई ए को अब हम बंद कर दिए, ए हमारा क्या हो गया? ए का शटर डाउन, ए जो है क्लोज हो गया, ठीक है। अब बी हमारा चालू है, अब बी को करना है शेष काम, ठीक है। तो बी हर मिनट कितना काम कर लेता है? 3। तो 20 काम करने में कितना समय लेगा? 20/3 मिनट, 20/3 मिनट। और यही आपका क्या है? आंसर है। क्या आपको समझ में आया? अच्छा से एकदम हम आराम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, आराम से हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। प्रिंसिपल दिया है आपका 10,000 रुपया, मूलधन कितना है? 10,000 है। अमाउंट दिया है 11,449। अमाउंट मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन में 2 धन का मिश्रण होता है, पहला मूलधन और दूसरा ब्याज। मिश्रधन में अमाउंट में प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के क्या उसको कहते हैं? अमाउंट। मिश्रधन किन 2 धन का मिश्रण है? मूलधन और ब्याज का, ठीक है। टाइम क्या है? टी फॉर टाइम 2 साल। फाइंड द R% ऑन CI, ठीक है। रेट परसेंट आपसे पूछा है, CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, किस रेट पे हम दिए थे। एक बात बताइए, 10,000 रुपया मेरा हो गया 11,449 रुपया, 11,449 रुपया। तो एक बात बताइए, 10,000 हम आपको उधार दिए थे, 11,449 रुपया हम आपसे लिए, तो हम कितना ज़्यादा लिए? तो आप कहेंगे सर 1,449 रुपया और ज़्यादा लिए, और यही हमारा क्या हो गया? CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्र भाई CI ना बहुत अजूबा चीज़ है, इस पे इस हिसाब इस बेहिसाब तरीके से आपका धन बढ़ेगा कि क्या बता दें, ठीक है। तो 10,000 रुपया हम उधार दिए थे, तो उस पर 1,449 रुपया हमको फ़ायदा मिला। ये 4 रेट दिया हुआ है ऑप्शन में और 2 साल में। तो पहला है आपका 1%, तो 1% को हम देखते ही काट देंगे, क्योंकि 10,000 का 1% होता है 100 रुपया। अगर हम इसको सिंपल देखें
तो 100 रुपये पहला साल, 100 रुपये दूसरा साल, 200 रुपया से कुछ ज़्यादा हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको 1449 रुपया मिल रहा है, 1449 रुपया। आप ना इसको फॉर्मूला से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, साधारण ब्याज होता, तो साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर मिलता है, ठीक है। तो अगर हम 1400 को बराबर बराबर बांटना चाहें, सिर्फ 1400 को, तो ये 700 में बढ़ता है, ठीक है, 700 और 700 में। देखिए जो हम तरीका आपको बता रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीका है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसको 700 में बांट सकते हैं, या इस 1449 को आप 1400 मानिए तो आप 700 आपको हर साल मिलता सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको ज़्यादा मिल रहा है। अब आप इसको आप चेक करिए, तो जी एक 10,000 का 6% कितना, 600। अगर पहला साल 600 मिलेगा और दूसरा साल भी 600 मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज देते हैं दूसरा साल, ठीक है। तो भाई 600 का 6% कितना हो जाएगा, 6 छके 36 रुपया मिलेगा। इसका मतलब 6% भी नहीं होगा, 8% पे देखिए आप, 8% अगर हमारा इंटरेस्ट है तो 1000 का 8% कितना, 800। तो 2 साल में तो 1600 हो जा रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे। 2 साल में 1600 तो मेरा हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट में। अगर रेट 8% है और हम इसको साधारण ब्याज के नज़र से देखते हैं, तो 10,000 का 8% कितना, 800। तो पहला साल 800 और दूसरा साल 800, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ही मेरा 1600 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1449 है। मतलब जो है हमारा रेट 8% भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7% आंसर। अब इसको आप समझिए, ठीक है। अगर 7% हमारा रेट है तो 10,000 का 7% कितना मिलेगा, पहला साल 700 रुपया। पहला साल कितना मिलेगा, सिर्फ 700 रुपया। पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है। दूसरा साल ये 700 तो मिलेगा, प्लस इस पहले साल के 700 पे हमको भी इंटरेस्ट मिलेगा। किस परसेंट पर, जिस परसेंट पे हम उधार दिए हैं, 7% पर। तो 700 का 7% कितना, 749 रुपया। टोटल जोड़िए 700 700 1400 और 1449 रुपया हमारा क्या हो जाता है, CI हो जाता है। तो आप आसानी से इसको देखिए, बड़ा SI CI ना बड़ा ही लॉजिक वाला चीज़ है। आप इसको पूरा अर्थमेटिक को आप लॉजिक से समझ सकते, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है ये। देखिए हाँ, कुछ सवाल होता है कि जिसमें आपको पेन लगाना ही पड़ेगा। हम आपको रजनीकांत बनने नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैथ में कोई रजनीकांत नहीं होता है। जो यहाँ पे आके बोलते हैं ना कि हम इसको सेकंड में तोड़ देते, उनको ज़रा एग्ज़ाम में बैठाओ, औकात मालूम चल जाएगा। हम भी बहुत परीक्षा दिए हैं, औकात मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सब तरीका को, लॉजिक को समझ के रखिए। देखिए चार्ट वाला सवाल इस बार हम लिख दिए हाथ से, क्योंकि ये सर्कल वाला चार्ट है। कहता है कि फाइंड द एक्सपेंस ऑन रेंट, किराया पे कितना खर्च है। अगर कुल खर्च, टोटल खर्च कितना है, 25,000 रुपया है, तो यदि कुल किराया नहीं, कुल खर्च, अगर ये कुल यहाँ पर कुल किराए की जगह पर खर्च, यदि कुल खर्च 25,000 है तो किराया पर खर्च कितना है। देखिए इस चार्ट को आप समझिए, ठीक है। यहाँ पर कितना तरीका का खर्चा दिया हुआ है। रेंट पे दिया है, रेंट पे वो खर्चा 10%, फूड पे कितना करता है 40%, एजुकेशन पे कितना है भैया, एजुकेशन पे 12%, स्पोर्ट पे कितना है, स्पोर्ट पे खर्च है 18%, ट्रांसपोर्ट पे कितना है, ट्रांसपोर्ट पे तो जी 20%। तो ये जब खर्चा जब टोटल जुड़ता है ना, टोटल खर्चा मान लीजिए कि ये टोटल आपका महीना का खर्चा है, तो जब टोटल खर्चा जोड़ते हैं ना तो कितना होता है भाई, 25,000 रुपया आपका हर महीना इन सब चीज़ों पे चला जाता है। रेंट देते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं,
खेलते हैं, घूमते हैं, आते जाते हैं ऑफिस, आपका नौकरी लग जाने के बाद आपका एक खर्च होगा, बच्चा आपका स्कूल जाएगा, भोजन आप खाएंगे, आप रेंट देंगे, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आप खेलने जाएंगे टेनिस कोर्ट में, है ना, तो आपका महीना का खर्च चला जाएगा 25,000। सोचिए आपका सैलरी कितना, ठीक है, आपका खर्च क्या है 25,000 रुपये टोटल खर्च। तो आपसे कोई पूछता है कि आप रेंट पर कितना खर्चा करते हैं, तो आप कहेंगे सर रेंट पे हम खर्च करते हैं 10%। आपका टोटल खर्चा कितना है 25,000, तो 25,000 का 10% कितना डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए 2500। 25,000 का 10% कितना आपको दिखना चाहिए डायरेक्ट 2500। तो जी आपका रेंट पे खर्च क्या है सर 2500 रुपया खर्चा है। समझ में आया, एकदम आसान सवाल है। जो लोग ऐसे नहीं समझे वो लोग ऐसे निकालिए, 25,000 का 10%, परसेंट का मतलब बटा 100, 20 250 गुना 10 कितना आ गया 2500 रुपये। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये दोनों सवाल, इसको मैं हटा देते हैं, एकदम आसान सवाल था, ठीक है। अब देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल पे कहता है इफ़, यदि, इस सवाल को भी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इफ़ यदि कहता है कि एक नंबर है, ये 1 x y और 7 एक 4 अंकों की एक संख्या है, और ये नंबर जो है ना 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 11 से पूरी तरीक़ा से भाग चल जाती है। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा। देखिए कोई भी संख्या अगर 11 से भागा जाता है, इसका मतलब उनका एकांतर अंकों का योग, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस है वो भी 11 से भागा जाएगा। अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस, एकांतर अंकों के योग का अंतर, वो भी 11 से भागा जाएगा। तो देखिए एकांतर अंक 7 प्लस एक्स, ठीक है, और y प्लस 1 इनका जो है डिफरेंस, वो जो नंबर आएगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ या तो 0 आएगा क्योंकि 0 11 से डिविजिबल है, या तो 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, चलिए हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो y प्लस 1 माइनस 7 माइनस एक्स बराबर कितना 0। हमसे पूछा है x माइनस वाई, तो हम x को उधर ले जाते हैं और y को उधर ले जाते हैं, इधर मेरा बचेगा 1 माइनस 7 बराबर x माइनस वाई। देखिए 1 में 7 गया तो कितना बचा -6, तो भैया x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया -6। x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया -6। ये चीज़ आप समझ पाए, एकदम आसान कंसेप्ट है, डिविजिबिलिटी रूल से सवाल था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 से कोई भी नंबर भागा जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि 13 31 11 का क्यूब है, 13 31 11 का क्यूब है, ठीक है। ये 11 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा हमको मालूम नहीं है, तो हम ना इसका एकांतर अंक 1 और 3 कितना 4, 3 और 1 कितना 4, 4 माइनस 4 कितना 0। तो 0 जो है वो 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जो है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि हम एक नंबर लिख दिए 214 और ये हम लिख दिए 92, ठीक है। ये एक आपका नंबर है, ये नंबर 11 से भागा जाएगा कि नहीं जाएगा आप ज़रा बता दीजिए। तो हम इसका एकांतर अंक देखेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 2 11 और 2 13। तो भैया 13 में 7 गया तो कितना बचा 6, क्या 6 11 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 11 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीक़ा से आप देखिए, आपको ना डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन का नियम पूरी तरीक़ा से आना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ये सवाल, इस सवाल मैंने हिंदी में ही लिख दिया, कुछ नहीं है। एक संख्या 50 से उतना ही अधिक है जितना 84 से कम हो। कोई एक नंबर है जो 50 से उतना ही ज़्यादा है
जितना 84 से कम है। इसका मतलब वो जो संख्या है वो 50 और 84 के ठीक बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है। 50 से जितना ज़्यादा है, 84 से उतना ही कम है। इसका मतलब वो नंबर जो है 50 और 84 के ठीक बीच में है, ठीक है। देखिए इसको आप कई तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन आप बेसिक समझिए। मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है, तो अगर हम 50 में वो नंबर जोड़ दें और 84 में हम वही नंबर घटा दें, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? 50 में हम वो नंबर जोड़ दें और 84 में हम वही नंबर घटा दें, तो क्या ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप देखिए, इस x को इधर ले आए तो -x इधर आके +x, x प्लस x कितना 2x, और 84 में 50 गया तो कितना बचा? 34 बचा, और x का वैल्यू कितना आया? 17। मतलब वो नंबर क्या है? x का वैल्यू क्या आया? 17 आया। इसका मतलब वो नंबर क्या है? 50 में या तो आप x जोड़ दीजिए या आप 84 में x घटा दीजिए। तो 50 में x का वैल्यू 17 कितना आया? 67, या 84 में x का वैल्यू मतलब 17 घटा दिए तो 84 में 17 गया तब भी कितना आया? 67 ही आया। मतलब वो नंबर क्या है? 67 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? 3 सवाल एक साथ, DI से, डिविजिबिलिटी रूल से, और आप इसको कह लीजिए कि ये सवाल आपका नंबर सिस्टम से है, ठीक है जी। देख लीजिए, आगे बढ़ते। देखिए बहुत सारा सवाल इस पर लिखा हुआ है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 में यूनिट डिजिट ऑफ, इनका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक पूछा है। कौन सा अंक पूछा भाई? इकाई वाला अंक पूछा है। 3 का पावर 66 गुना 6 का पावर 41 गुना 7 का पावर 53। मैंने आपको एक बात बताया है। क्या बताया है? कि भाई मेरे 0, 1, 5 और 6 इनका पावर कुछ भी रहेगा ना, इनका पावर कुछ भी रहेगा ना, इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे कि 6 का पावर कुछ भी आएगा, इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। 5 का पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। 1 का पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और 0 किसी भी नंबर के साथ रहेगा, अगर इकाई अंक पे 0 है तो इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? 6 का पावर 41, तो इसका इकाई का अंक पे क्या आएगा? 6। इकाई अंक पूछा है तो मतलब भी इकाई अंक से रखेंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर, जो नंबर बचता है और उनका पावर जो है, पावर को आप 4 से भागा दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका साइक्लिसिटी 4 होता है। अब कहेंगे साइक्लिसिटी 4 क्या होगा? क्योंकि हर चौथा बार उनका पावर का जो नंबर है वो रिपीट करता है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है। आप देखिएगा इसको करके, हम इसको आपको डिटेल में भी बताएंगे, ठीक है। तो जी 3 का पावर 66 है, 66 को 4 से भाग दीजिए। 66 को 4 से भागा देने के बाद जो शेष बचता है ना, उसी को आप पावर मान लीजिए। तो 66 को 4 से भागा देंगे, 66 को 4 से भागा देंगे तो 64 बार तो काट लेंगे। 4 से 16 बार में 64 बच क्या जाएगा? 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 क्या होता है? 9 होता है, गुना 7 का पावर 53 है। 53 को भी आप 4 से भागा दीजिए तो 13 चौके 52, 52 तक तो हम 4 बार में काट लेते हैं, बचता है 1, मतलब 7 का पावर 1 कितना? 7। अब इनको मल्टीप्लाई करिए और यूनिट डिजिट से ही आपको मतलब रखना है। तो 9 छके 54, 54 का 4 और 4 सते 28, 28 का 8, मतलब इसका इकाई का अंक आ गया गुरुदेव 8 आ गया, ठीक है। अब से माध्य पूछा है, तो माध्य एवरेज जैसा एवरेज ही होता है, तो ना इसको ना आसानी से अगर सॉल्व करना है बिना जोड़ घटाव किए, तो इसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, घटते या बढ़ते क्रम में। देखिए क्या है, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखें, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर आपका 10 है, फिर आपका 11 है, और फिर आपका 16 है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है? 8 डिजिट है। कितना है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोई रिपीट नहीं ना भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भैया
4 इधर से देखिए और 4 इधर से देखिए, नहीं इसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको करिए ऐसा, इसको आप करिए ऐसा, ठीक है। हम ये क्यों नहीं हुआ हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन में ना कुछ गलत लिखा गया है, कोई नंबर, ठीक है। तो अगर इस नंबर का हमें माध्य निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए। 8 + 5 13, 13 और 7 20, 20 और 11 और 9 20, 20 और 20 40, 40 40 और 10 50, 50 50 और 16 66, 66 और 6 72, 72 को 8 से भागा दीजिए, 8 9 72, ठीक है। 8 9 72। इसमें ना क्वेश्चन में 7 डिजिट था, हम ना 1 डिजिट एक्स्ट्रा लिख दिए हैं कोई, वो हम देख लेंगे। तो इसका माध्य क्या हो गया, 9 हो गया। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल कहता है कि कोई कार 400 मीटर का दूरी जो है 2 सेकेंड में कवर कर लेता है। तो आपसे स्पीड पूछा है, वो भी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। डिस्टेंस 400 मीटर, कवर करने में 20 सेकेंड का समय लेता है। तो उसका स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। एक बात बताइए, डिस्टेंस आपके पास मीटर में है, टाइम आपके पास सेकेंड में है, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगा और फिर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। तो 400, तो यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगा, 400 स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जी 400 भागा 20 बराबर कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, गुना लगा दीजिए 18/5, 5 चौके 20 और 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं इस सवाल पे। तो ये 3 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यूनिट डिजिट वाला समझ में आ गया, माध्य निकालने वाला, और ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इधर वाला को हटा देते हैं कि ताकि हमको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। इधर वाला को हटा देते हैं, आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि x और y का जो उम्र का जो अनुपात है वो 4:7 है। 3 वर्ष पहले उनका उम्र का अनुपात 1:2 था। तो उनकी वर्तमान उम्र का अंतर कितना है। भाई एक बात स्थिर से समझ लो, हाथ पैर मोड़ के बैठे हो, समझ लो कि रेशियो प्रपोर्शन को रेशियो को फाइंड करने का कई तरीका आपको बाजार में मिलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में आसान सवाल आता है तो तरीका बेसिक रखिए। कोई भी ट्रिक ट्रैक आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप यकीन मानिए एग्जाम में आप भूल जाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए छोटा छोटा सवाल है तो बेसिक से ही देख लेंगे। तो मान लेते हैं कि x का उम्र आपका 4x था, 4x है, और y का उम्र कितना है 7x। 3 साल पहले, ये वर्तमान उम्र है, 3 साल पहले इनका एज का जो रेशियो था वो 1:2 था। तो अगर हम वर्तमान उम्र में 3 साल घटा दें तो क्या हम 3 साल पीछे चले जाएंगे, बिल्कुल। और इनका जो रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है। तो इसको आप कैंची गुना कर लीजिए, 4 दूना 8x माइनस 3 दूना 6 बराबर 7x माइनस 3। तो 8 में 7 गया तो बचा x, और उधर 6 + 6 हो गया और बच गया 3। x का वैल्यू क्या आया भाई, x का वैल्यू क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो इनका वर्तमान उम्र कितना माने, 4x और 7x, मतलब x की जगह पर क्या रखेंगे 3। तो 4 तिहाई 12 साल और 7 तिहाई 21 साल। इनका अंतर पूछा है तो 21 और 12 का अंतर कितना बोलेगा 9 साल इनका वर्तमान उम्र का अंतर है, ठीक है। इस सवाल पे आइए, कहता है कि A और B किसी काम को 15 दिन में, B और C उसी काम को 20 दिन में, और A और C इस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो तीनों A + B + C मिल के कितना दिन में कंप्लीट करेगा। एकदम आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कहता है कि A + B और B + C,
ए प्लस बी मिल के 15 दिन, बी प्लस सी मिल के 20 दिन और ए प्लस सी मिल के 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो जी 15, 20 और 10 का एलसीएम कितना? 15, 20 और 10 का एलसीएम कितना? तो आप कहेंगे सर 15, 20 और 10 का एलसीएम कितना? 60 हो जाएगा। मतलब 15, 20 और 10 टेबल में पहला बार कहाँ मिलेंगे? 60 के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो 15 काम 60 दिन में, हर दिन 4 काम, 60 काम 15 दिन में, हर दिन 4 काम, 60 काम 20 दिन में, हर दिन 3 काम, 60 काम 10 दिन में, हर दिन 6 काम। अब आप ध्यान दीजिए कि इनका एक दिन का काम कितना हुआ? 4 और 3 7 और 6 13 काम हुआ। 13 काम किनका हुआ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। यहाँ पे देखिए ए रिपीट है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। इसका मतलब ये ना 6 जन का काम है। ए का 2 बार काउंट हुआ है, बी का भी 2 बार काउंट हुआ है और सी का भी 2 बार काउंट हुआ है। तो हम अगर इसको 2 से भागा दे दें तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा निकल के। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 13/2 काम कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों मिलके 60 काम करेंगे तो 60/13/2 मतलब 2 ऊपर जाएगा, 120/13 दिन का समय लेंगे। अब ऑप्शन में देखिए आपका पॉइंट में दिया है, तो 13 से भागा देंगे तो 13 9 117 बचा आपका 3, 13 दूना 26, 13 तिया 39, ये 9.23 दिन आपका आएगा पॉइंट में आंसर, 9.23 डेज। ठीक है, एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं। तो ये भाई कुछ 15-16 सवाल थे आपके इस शिफ्ट के। बढ़िया सवाल जो था मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। बाकी आपके बहुआ सवाल थे जो इससे भी आसान थे। एक तो ये आसान था खुद, बाकी का क्वेश्चन इससे भी आसान था। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, एकदम आसान सवाल था। तो भाई ये जो मैंने सवाल बताए 15 और जो आपके 5-7 सवाल छोड़े वो एकदम आसान सवाल था, एकदम हलवा सवाल था। एक सवाल और था ये वाला a² + b² वाला अलजेब्रा वाला, एकदम सेम टाइप का था, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। एक सवाल आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से था कि एक जहाज़ जो है 5000 मीटर की दूरी 600 सेकेंड में जाता है तो उसका स्पीड, तो भाई 5000/600। ठीक है, एकदम आसान सवाल था ये। तो भाई सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे जल्दी और सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सपोर्ट बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। तो भाई लोग जय हिंद।